हेलो एवरीवन। तो आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आप लोग जब भी ये वीडियो देख रहे हो। खैर अभी तो बज रहे हैं सुबह के 10:30। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम पेपर कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के ए पार्ट पे आ गए हैं। अगर आप लोग ने 1 से 4 तक सभी के ए और बी पार्ट नहीं देखे तो ऊपर यूट्यूब पे टाइप करें बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जाम पेपर बाय क्रैकिंग बीएससी कम या बाय प्रत्युष श्रीवास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। और ये आपका प्यारा चैनल क्रैकिंग बीएससी कम। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में क्या कह रहा है? शो दैट द एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस इज गिवन बाय। अभी हमें क्या बताना? एंट्रोपी चेंज बतानी है और वो कह रहा है कि हमें इस फॉर्मूले को आप डिराइव करके बताओ। चलो जल्दी से दोनों चीजें बात बता देते हैं। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। इसका मतलब क्या है? एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी पाथ फंक्शन नहीं है। जैसे मान लो आपका घर और आपका स्कूल, तो आपकी जो डेस्टिनेशन मतलब आपके स्कूल से लेके आपके घर, वो स्टेट फंक्शन हो गया। ठीक है, पाथ फंक्शन आप कौन से रास्ते से जाते हो, किससे मिलते हुए जाते हो, क्या बात करते हो, वो पाथ फंक्शन हो गया। हमको पाथ फंक्शन से मतलब नहीं है, हमको मतलब है स्टेट फंक्शन। मतलब आपकी मम्मी ने आपको कॉल किया, बेटा कहाँ पहुंचे? हाँ बेटा स्कूल पहुंच गया, तो वो हो गया स्टेट फंक्शन, यानी घर से स्कूल। ठीक है, कौन से रास्ते से कौन से फेज से जा रहे हो, वो पाथ फंक्शन। ठीक है, तो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन मीनिंग इट्स चेंज डेल्टा एस डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल और द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मतलब आप निकले थे 1 बजे, पहुंचे 3 बजे, तो बीच का डिफरेंस क्या हो गया? वो डेल्टा एस हो गया, वो हो गया स्टेट फंक्शन। ठीक है, नॉट द पाथ फंक्शन टेकन बिटवीन देम। याद क्लियर हो गया? ठीक है, अब पाथ फंक्शन अच्छा एक हम ग्राफ में हिसाब से देखें तो वो कैसे देखेंगे? प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में देखते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां से यहां तक क्या हुआ? एंट्रोपी बढ़ी। यहां से यहां तक क्या हुआ? एंट्रोपी में चेंज आया। भाई एंट्रोपी एक तरह से इतना समझना कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब कितना चेंज आया। अब जैसे मान लो मैं कैलकुलेट तो कर नहीं सकता, मैंने कहा कि आप बहुत दुष्ट हो गए हो, यानी आप बहुत खूबसूरत हो गए, आप बहुत अच्छे हो गए, आप बहुत प्यारे हो। तो ये सब मैं बता सकता हूँ ना, हाँ पहले इतने थे अब इतने हो गए, या पहले इतने थे अब इतने हो गए। तो एक चेंज बता सकता हूँ, मैं कैलकुलेट करके नहीं बता सकता हाँ 10 किलोग्राम प्यारे हो गए हो, 10 किलोग्राम कम प्यारे हो गए हो। ऐसा तो है नहीं। या तुमने बहुत करना बंद कर दिया है, बहुत करना चालू कर दिया, अरे वो सब वहां नहीं जाते है ना। तो मतलब समझ रहे हो कि एक चेंज बता रहा है, तो वही चेंज है यहाँ पे। ठीक है, अब एंट्रोपी के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे पूरे नोट्स के फॉर्म में देखना है, तो हम लोग पूरे नोट्स के फॉर्म में और पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना। एंट्रोपी का जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एस क्यू बाई टी। यानी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी कम हो रही है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं कम फॉर्म में लिखूं, मतलब पहले मैंने लिखा था कि एक एंट्रोपी, ये हीट और ये टेम्परेचर है। अब इसी को मैं बहुत छोटे चेंज पे ले लूं, मान लेते हैं वो चेंज सिर्फ मैंने यहां से यहां तक मैंने ग्राफ बनाया, मैंने यहां से यहां तक ले लिया, सिर्फ इतने में एक चेंज ले लिया, बहुत छोटे में चेंज, तो हम डी क्यू लेते हैं, डी एस लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है जो कि न्यूमेरिकल में बच्चों ज्यादातर यूज्ड होता है, वो है डेल्टा एस फ्यूजन, एंथैल्पी फ्यूजन और टेम्परेचर। ये फॉर्मूला याद रख लेना, बस इतना जरूरी नहीं है। अब एक बात बताओ, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तो एक न्यूमेरिकल के बेस पे, उसको हटा दो, तुमको सिर्फ याद करने के लिए मैंने बताया। तो अब बताओ ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो ये फॉर्मूला हम लोग कुछ कुछ जगह यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला हम लोग ऑलवेज यूज करते हैं, मतलब हमेशा ही यूज करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे सवाल बैठता है कि हम लोग फॉर्मूला हमेशा ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अब एक बात बताओ, हम लोग में चेंज आता है वो छोटे छोटे पे आता है ना, छोटे छोटे पे आता है। ऐसा तो है नहीं एकदम बहुत बड़े पे चेंज आ रहा है, बहुत बड़े पे तो चेंज फिजिकली चेंज आता है, अंदर मेंटली वो तो फटाफट चेंज होता रहता है ना। तो वो सब कैलकुलेट, वो सब स्मॉल एंट्रोपी, स्मॉल हीट के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में कैसे चेंज हो रही, तो हम लोग इस फॉर्मूले का ऑलवेज यूज करते हैं। और चलो जल्दी से देखते हैं। अब इससे पहले हमें थोड़ा सा बच्चों पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है जो हमारी इंटरनल एनर्जी है ना, वो बराबर है हीट और वर्क डन के, वो बराबर है हीट और वर्क डन के। मतलब यहाँ पे हीट, या तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, या तो सिस्टम हीट रिलीज करेगा, या तो सिस्टम प्री वर्क होगा, या तो सिस्टम वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब फिर वही बात है एक स्मॉल चेंज पे, तो डी यू डी क्यू और डी डब्ल्यू। ठीक है, अब मुझे मैंने क्या किया, मैंने हीट को अलग कर दिया, तो ये माइनस में आ गया। इतनी बात आप लोग अच्छे से शायद समझते होंगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही पूरा एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले अच्छे से दिखाया। ठीक है, क्योंकि खुद ही सोचो इस फॉर्मूले से हम उतना कुछ डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो एग्जैक्ट कुछ दिया ही नहीं है कि हम वो इक्वेशन भी डिराइव करके ला पाए। आई होप यहां तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलो आगे बात करते हैं।
आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से नोट कर लेना। नहीं तो मेरी मानो यार, सबसे पहले पता है, अगर मैं भी कभी कुछ पढ़ता हूँ ना तो कैसे पढ़ता हूँ, पहले क्या करता हूँ, पूरी वीडियो देखता हूँ, पूरा समझ लेता हूँ, फिर उस वीडियो को पॉज कर करके फटाफट नोट करता चला जाता हूँ, क्योंकि नोट करेंगे समझेंगे, नोट करेंगे समझेंगे, नोट करेंगे समझेंगे, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। ऐसे फटाफट मैंने क्या किया, पूरा समझ लिया उसको अच्छे से, और फिर मैंने पॉज कर करके बड़ा बड़ा के फटाफट नोट कर लिया। ऐसे कर सकते हो। चल बाकी आप लोग की मर्जी, मैं कुछ नहीं कह रहा। चलो अब बात करते हैं ये वाली इक्वेशन की। अब देखो, अब हमें डी हटाना है, हमें इंटीग्रेशन लाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन लाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरह साइन बना दिया, ठीक है। अब ds का इंटीग्रेशन होता है तो डेल्टा s आता है, ये बात सबको पता है। अगर नहीं पता है तो इतना ध्यान रखना, जब भी ds का इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा एंट्रोपी का, तो डेल्टा s, क्योंकि फाइनल से इनिशियल बता रहे हैं, और फाइनल से इनिशियल अभी हम लोग ने देखा था डेल्टा s, ठीक है। अब वापस से इंटीग्रेशन dq बाय t, ठीक है। अभी हम लोग ने dq का फॉर्मूला देखा, du माइनस dw, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस तरह इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, t दोनों के नीचे है, तो मैं काम करता हूँ, t दोनों के नीचे को अलग कर देता हूँ इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे देखो इस तरह मैंने इसको एक अलग कर दिया, बीच में माइनस साइन लगा के मैंने एक बार इसको अलग कर दिया, ठीक है। कोई भी परेशानी नहीं। देखो रटने की कोशिश नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे dq का फॉर्मूला ध्यान रखना, बाकी सब अपने आप होता जाएगा, du माइनस dw फटाफट होता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ncv डेल्टा t, अब ये मोलर हीट कैपेसिटी है, एन हमारा क्या कहते हैं, नंबर ऑफ होल्स हो जाएगा, डी हमारा वही स्मॉल चेंज हो जाएगा, टी हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। और एक और वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये सब क्या था, ये सब हमारे जब हम हीट पढ़ते हैं, जब हम लोग वर्क डन पढ़ते हैं, तो उसमें ही हमारा फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। ऐसे ही हमारा एन सी पी डी टी भी है, ध्यान है वो प्रेशर के लिए, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है। कुछ समझ आ रहा है ना। देखो अगर नहीं इससे पहले कभी कुछ देखा है, नहीं पहले देखा है, तो इतनी बात समझ लेना, ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है। ऐसे ही हमारा एक फॉर्मूला होता है सीपी, कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है, ठीक है। अब डी और डब्ल्यू, अब आगे ध्यान देते हैं। अब देखो डी हमें पता चल गया ये फॉर्मूला होता है, तो हम इसकी जगह ये रख देंगे। डी डब्ल्यू हमें पता चल गया ये होता है, तो हम इसकी जगह ये रख देंगे। देख लो सबकी वैल्यूज हमने पुटअप कर दिए हैं, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ पे माइनस पी था, तो यहाँ पे माइनस पी अंदर हो गया है। फिर से आगे चलो ध्यान देते हैं, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सर प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे पीडी भी हो जाएगा, अपॉन टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, एन हमारा कांस्टेंट टर्म में बताता है, सीवी हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म में, तो कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, तो देखो यहाँ से कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, ठीक। अब देखो तुम्हें यहाँ पे कुछ चेंज दिख रहा है, देखो अभी लिमिट मत देखना यार, ठीक है, अभी लिमिट मत देखना, अभी यहाँ पे सिर्फ चेंज देखना। यहाँ पे क्या है, एन अरे एक सेकेंड, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां से मैंने क्या किया, वॉल्यूम को मतलब सॉरी प्रेशर को मैंने छोड़ दिया, वॉल्यूम को हटा दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, एन आर टी बाय वी। तो एन आर टी बाई हमारी आइडियल गैस इक्वेशन से मैंने प्रेशर की जगह क्या रख दिया, एन आर टी बाय वी आ गया। और यहाँ पे क्या था, डीवी बचा हुआ, तो डीवी हो गया, टी बचा हुआ था, टी हो गया। अब एन आर टी बाय टी था, तो ये टी से टी मर गया, ठीक है, ये टी से टी क्या हो गया, चला गया। अब एन आर आर हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स, तो वो भी सब कांस्टेंट चल रहा है, तो वो सारा कांस्टेंट क्या हो गया, बाहर हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इस तरह देखो, अब यहाँ पे क्या बचा, dv बाय वी। अब यहाँ पे जो हमारी लिमिट लगी हुई थी वो T1 से T2 थी, क्योंकि टेम्परेचर है यहाँ पे, तो टेम्परेचर कहां से जाएगा, टेम्परेचर का इनिशियल चेंज माइनस फाइनल चेंज, तो T1 T2। यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का चेंज कैसे होगा, V1 से V2, फाइनल से इनिशियल, इनिशियल से फाइनल, तो यहाँ से हो गया V1 से V2 हो गया। अब जब भी dv बाय v का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे v1 से v2, तो हम लोग को क्या मिलेगा, log v मिलेगा, v1 से v2। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log t, t1 से t2। अब देख लो यहाँ पे इक्वेशन हमारी आ गई कि नहीं। अब यहाँ पे log t2 माइनस t1 है, अब हम इसको कैसे, मतलब log a माइनस b है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b। तो ये क्या हो गया, t2 बाय t1। अरे समझे कि नहीं समझे, देखो इतना कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, मतलब कहने का है log a माइनस log b। तो वैसे ही यहाँ पे भी है ना, तो हम इसको log a अपॉन b लिख सकते हैं, तो वैसे ही हमने log a अपॉन b लिख दिया, और यहाँ पे भी log a अपॉन b हो गया, तो ऐसे ही v2 अपॉन v1 हो गया, यहाँ पे t2 अपॉन t1 हो गया। अब ये पूरी इक्वेशन हमारी सॉल्व होके आ गई। ये हमारी क्या है, एंट्रोपी चेंज बताती है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोथर्मल होता है बच्चों जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये पूरा का पूरा मर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म रह जाएगा, क्योंकि भाई ये तो पूरा जीरो हो गया, ठीक है। अगर आप लोग से आइसोकोरिक प्रोसेस कहता है, आइसोकोरिक यानी मैं लिख देता हूं आइसोकोरिक प्रोसेस,
तो ये बच्चों होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब सिर्फ ये टर्म रह जाएगा। तो समझ आ रहा है, इसीलिए मैंने वो दो टर्म नहीं लिखे ताकि मैं आप लोग को और एक्सप्लेन कर पाऊं, आप लोग और खुद से भी समझ पाओ, हाँ ये थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन में थोड़ा सा अच्छे से और समझ पाओ। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ आए, कोई भी डाउट नहीं ना? यहाँ तक हम लोग ने पूरा एंट्रोपी चेंज बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप लोगों का काम इतना, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, इसको अच्छे से समझते रहना और इसको अच्छे से लगा लेना ताकि आप लोग के एग्जाम पेपर में फुल मार्क्स आए विद कंप्लीट नोट्स। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी के पार्ट की। ए के पार्ट की बात कर लिया, बी के पार्ट की बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज। ओहो, डेल्टा एस पूछ रहे हैं, फ्यूजन, अरे डेल्टा एस फ्यूजन पूछ रहे हैं। अब तो आपको फॉर्मूला पता चल गया होगा कौन सा लगाना है। हाँ वही वाला, एंथैल्पी फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। एंथैल्पी फ्यूजन हमें दे रखी है, हाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें दे रखी है 2.5 किलो जूल। 2.5 किलो जूल दे रखा हुआ है, हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.5 इंटू 1000 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2500 हो जाएगा। टेम्परेचर हमको दे रखा हुआ है 300 केल्विन, टेम्परेचर 300 केल्विन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 3 8 जा 24, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी 8.3 हमारा समथिंग आंसर आ रहा है। भाई बिल्कुल मुश्किल नहीं था, एक फॉर्मूले से पूरा हो गया। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, नहीं आया है तो चलो इसको अपने प्यार से जल्दी से नोट कर लो अपने खूबसूरत हाथों से। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया वही सब कुछ यहाँ पे एज इट इज दिया हुआ है। अब आप लोग का काम इतना है यार, पेपर अच्छे से लगाना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ए और बी की बात करेंगे, तो आई होप अच्छा करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।